नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव। आपसे मिलता हूं कल भी आज भी पर ऑन रेडियो सिटी। और आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सिटी का ऑर्केस्ट्रा में उन गानों के बारे में, उन आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने रेट्रो म्यूजिक को जिंदा रखा हुआ है स्टेज पर। मैं सोचिए, एक ज़माना था कि लाइव परफॉर्मेंसेज होती थी। लता जी, किशोर दा, रफ़ी साहब, मन्ना दे, आप नाम लीजिए, मतलब बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं वो स्टेज परफॉर्मेंसेज देते थे। पूरी बाकायदा एक टीम होती थी, एक रिदम सेक्शन है, मेलोडी सेक्शन है, बहुत लंबा एक लाइनअप होता था म्यूजिशियंस का। वो आज भी जिंदा है। आज भी लोग टिकट खरीद कर आते हैं इन ऑर्केस्ट्रा शोज़ को देखने के लिए। अमूमन हम इन्हें कॉन्सेप्ट शोज़ बोलते हैं, लेकिन हैं तो बेसिकली ऑर्केस्ट्रा शोज़। तो ये जो आर्टिस्ट हैं, कब से ये काम कर रहे हैं, कौन है ये आर्टिस्ट, इनके बारे में ज़रा जानेंगे, इनकी कहानियाँ जानेंगे और साथ ही सुनेंगे कुछ बड़े ही कमाल के गाने, सिर्फ और सिर्फ सिटी के ऑर्केस्ट्रा पर। ये है सिटी का ऑर्केस्ट्रा। और मेरे सामने बैठे हुए वन ऑफ द सीनियर मोस्ट म्यूज़िक अरेंजर्स, म्यूज़िक कंडक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, अजय मदन जी। अजय जी, मैं आपको बहुत बरसों से जानता हूँ और कई बरसों से आपको मैं परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ स्टेज पर, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी भी हम ज़रा जानेंगे, किस तरह से ऑर्केस्ट्रा लाइन में आप आए। लाइन ही बोलते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा लाइन, है ना। और बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, उस तरफ भी रुख करेंगे। और साथ में मैं परिचय करा देता हूँ सागर सावरकर जी का। वैसे तो इनका नाम ही काफ़ी है, इनकी आवाज़ जो है सबसे बुलंद आवाज़ों में से एक है। एंड सागर जी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपकी वॉइस के लिए ये कभी नहीं कहा जा सकता कि ही इज़ वॉइस ऑफ रफ़ी और वॉइस ऑफ किशोर और वॉइस ऑफ मन्ना डे और वॉइस ऑफ तलत महमूद। आपकी एकदम यूनिक वॉइस है और आप हर गाना जो है बखूबी निभा लेते हो। सो वेलकम टू सिटी का ऑर्केस्ट्रा। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं अजय जी आपसे। गिटार आपका मेन इंस्ट्रूमेंट गिटार है? इंस्ट्रूमेंट मेरा गिटार है ना। और कितने बरसों से आप इस लाइन में हैं? आई थिंक मैं 80 के पहले जी छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा होते थे, आई थिंक 75 76 वहाँ से चालू किया मैंने ऑर्केस्ट्रा। 45 इयर्स अप्रोक्सीमेटली हो गए। तो सागर जी, ये अजय जी तब से काम कर रहे हैं जब हम लोग स्क्रिप्ट में भी नहीं थे। बिल्कुल मतलब शायद मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी तब से। थॉट में भी नहीं थे। थॉट में भी नहीं थे। तब से अजय जी काम कर रहे हैं। तो ये छोटे मोटे ऑर्केस्ट्रा जब आप कहते हो, तो ये क्या था? ये गणपति पे प्ले करते थे या बिल्डिंग के जो कार्यक्रम होते थे उसमें प्ले करते थे? क्या सिस्टम होता था उस वक्त 75 में? तभी ऑर्केस्ट्रा गणपति उत्सव जो फेस्टिवल होता था उसमें ज़्यादा चलता था ऑर्केस्ट्रा। जैसे गणपति सीजन है तो हम लोग अलग अलग गांव में, मुंबई के अलग अलग गली में ऐसे प्रोग्राम करते थे। राइट। तो बेसिकली वो, और बाकी सत्यनारायण की महापूजा, वो सब आपको याद रहेगा। गली में, चाल में, सब ऐसे प्रोग्राम करते थे। लेकिन उसमें ऐसा था कि हम लोग गाने सुनते थे और बजाते थे। अभी तो बहुत ही चेंज हो गया। मतलब जो ऑर्केस्ट्रा जो अभी प्रोग्राम प्रेजेंट करे तो उसमें परफेक्ट नोटेशन होता है, हर एक के पास नोटेशन और कंडक्ट करना, और उन्होंने उनके पास मतलब इवन रिदम वाले के पास भी नोटेशन होता है। अभी टोटली सिस्टम चेंज हो गई, बहुत प्रोफेशनल हो गया है साहब, बहुत प्रोफेशनल। सो कभी आपको मौका मिला, जैसे उस ज़माने में लता जी, आशा जी, या किशोर दा फॉर दैट मैटर, या कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, या पंचम दा, ये सब लोग भी लाइव शोज़, ऑर्केस्ट्रा शोज़ करते थे। कभी आपको मौका मिला उस लेवल के उतने बड़े शोज़ इन 80s, क्योंकि 75 में तो आपने शुरुआत ही करी, कि उस तरह के शोज़ में भी आप परफॉर्म करें? मैं जैसे गली गली में इसमें शो करते करते 82 में सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर बन गया। तो नेचुरली मुझे पिक्चर के लिए, बजाने के लिए, फिल्म में बजाने के लिए मेरा काम चालू हो गया। स्लोली कल्याण जी भाई बोलिए, अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स, ये बाद में जतिन ललित बोलिए, आनंद, उनके बाद में। लेकिन कल्याण जी, आनंद जी के पास मुझे, और राम लक्ष्मण, मेन राम लक्ष्मण, मेरी शुरुआत राम लक्ष्मण जी के साथ हो गए कि उनके मोस्टली मैक्सिमम पिक्चर के लिए मैंने बजाया। अरे वाह। जैसे फॉर एग्जांपल देवा हो देवा गाना, आपको मालूम है? हाँ, देवा हो देवा, गणपति में, हाँ, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, गाना हमसे बढ़कर कौन का ही गाना है ना, हमसे बढ़कर कौन का पिक्चर। मतलब देवा श्री गणेशा बहुत बाद में आया, वो बाद में आया। उसके पहले हर बार देवा हो देवा ही जो है गणपति पंडालों में सबसे ज्यादा सुनाई देता था। तो वो रिकॉर्डिंग में मैं था, राम लक्ष्मण के। फिर राम लक्ष्मण जी ने मराठी पिक्चर ज़्यादा किए, उसमें दादा कोंडके साहब
उनके सब गाने मैंने बजाए। राइट। दैट्स लवली। सो सागर जी, आपसे ज़रा बात करते हैं जी। हमने पहली बार जब आपको देखा, इफ आई रिकॉल करेक्टली, आई सॉ यू ऑन इंडियन आइडल सीजन 2। करेक्ट। ठीक है, इंडियन आइडल सीजन 2 में आप थे। उससे पहले आई थिंक सारेगामा वाज देयर, बट एक फॉरेन ब्रांड जो आया रहा था वो दैट वाज इंडियन आइडल। करेक्ट। राइट, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ तक कैसे पहुँचे, ज़रा उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। तो बचपन से गाने की चाह तो थी, और ये एक काफ़ी क्लैरिटी थी कि म्यूज़िक में ही करियर करना है, जिसके लिए तो मेरी पैदाइश है नागपुर की। राइट। तो माय फादर गॉट हिज ट्रांसफर डन टू मुंबई जस्ट सो दैट कि मैं अपना करियर बना सकूं। आपके फादर बैंकर हैं, एक्स बैंकर, एक्स बैंकर है। हाँ। तो फैमिली से हमेशा सपोर्ट था कि बेटा ठीक है, म्यूजिक में करियर करना है तो म्यूजिक में करियर कर सकते हो। बट एक बात बताओ, नॉर्मली बैंकर की आप जब बात करते हो, यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, करेक्ट है ना? सो वहाँ पे ये रहता है प्रेशर कि यार भाई कहाँ जा रहा है गाने वाने में, पढ़ाई कर, नौकरी कर, ये कहाँ आ रहा है? सो ये आपके साथ नहीं हुआ बिल्कुल भी? थैंकफुली नहीं हुआ। मतलब पिताजी के जो दोस्त थे उन्होंने कई बार पूछा भी कि आर यू श्योर कि आपका बेटा संगीत में करियर करना चाहता है, इज़ दैट अ सेफ ऑप्शन? तो मेरे पिताजी ने कहा था कि वो ज़माना अभी धीरे धीरे जा रहा है कि आपको सेफ करियर्स ही चूज़ करने पड़ेंगे, एंड मेरे बच्चे के ड्रीम को मैं क्रश नहीं कर सकता हूँ। तो उस ज़माने में आई थिंक ये बहुत बड़ी बात थी कि फैमिली से सपोर्ट होना, बिकॉज इट्स अ अनकन्वेंशनल करियर फॉर श्योर। तो बट सपोर्ट हमेशा से था, डाउट्स कभी भी नहीं थे। तो जो शुरुआत से उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सिखाना मुझे शुरू किया, एट द राइट एज ही गॉट हिज ट्रांसफर डन टू मुंबई। तो ये सारी चीज़ें आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि फैमिली से जो सपोर्ट मिलता है वो एक अलग ही बात होती है। एग्जैक्टली। एंड रियलिटी शो, यू वेरी यंग, माशाल्लाह अभी भी बहुत ही यंग हो, लेकिन इंडियन आइडल में तो आप बहुत ही यंग थे, बहुत ज़्यादा एकदम। जैसे अपना चालू जुबान बोलते हैं ना, कभी एकदम कौला बच्चा जो कहते हैं ना, अजय जी, हाँ वो बोलते हैं ना कभी कभी इस तरह से। अभी भी जवानी हो। हाँ बिल्कुल वैसे ही हैं, बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही हैं। सो वो कंपटीशन में आप जा रहे थे, नाउ यू विल बी जज्ड, ठीक है ना? एक तो कि सिंगिंग या मेरा शौक है, पसंद आ रहा है, आपने तो अभी तक तालियां ही फेस करी होंगी, क्या गाता है बच्चा आपका जी, हाँ सावरकर साहब आपका लड़का तो वाह वाह क्या गाता है, लेकिन नाउ यू आर बीइंग जज्ड, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? थोड़ा शुरुआत में स्पेशली उस एज में डर थोड़ा सा लगता है फॉर श्योर, क्योंकि आप नेशनली, आप डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे आपको सुना जाएगा, देखा जाएगा, और इतना बड़ा मंच होता है, तो सिर्फ सिंगिंग पे आपका ध्यान नहीं होता। यू लिटरली हैव टू बी श्योर कि आपको किस कैमरा में देखना है, आपको बातें करना भी आना चाहिए, आपको गाने के न्यूएंसेस पे भी ध्यान देना चाहिए। एट द सेम टाइम अभी वो सिर्फ ऑडियो विजुअल का जो माध्यम अब बन चुका है, पहले सिर्फ ऑडियो हुआ करता था कि आप एक जगह खड़े होके भी आप गाना गाते हो, इट्स ओके, लेकिन आजकल यू हैव टू बी एंटरटेनिंग ऑल्सो। तो उस मंच पर पहली बार मुझे ये बात समझी कि गाना जो है वो देखा भी जाएगा, तो यू हैव टू बी एंटरटेनिंग। मतलब ये ऐसे ऊपर से पर लगाने वाली बात नहीं है, इट हैज टू कम नेचुरली। राइट। तो ये एक्सपीरियंस के साथ वो बात होती है। मुझे याद है बचपन में एक शो में मैं गाना गा रहा था, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो कुछ चीज़ें उम्र के साथ ही पता चलती है। राइट। तो मैं एकदम आराम से गाता, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, और या बदन पे सितारे हो गया। तो कई बार लोग कहते थे आप शम्मी कपूर साहब का गाना गा रहे हो, तो आप जब तक शम्मी कपूर आपके अंदर आएगा नहीं तब तक आप इसको जस्टिस कैसे दे पाओगे? राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जब आपको पता होता है कि 10 कैमरा आपके ऊपर है एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट सॉन्ग, तो वो जस्टिस देने वाली बात जो होती है, तो ये सारी चीजें मुझे सीखने को मिली कि आपको गाना भी है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी एंटरटेनिंग आल्सो। राइट। और फिल्म के अंदर या जिंगल्स आप गाते हैं, और मैं आपको कई बरसों से देख रहा हूँ स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते हुए। सो आप एक तो आपके खुद के गाने हैं, राइट, एक आप जो फिल्म्स के लिए या टीवी सीरियल्स के लिए आप गाते हैं या जिंगल्स गाते हैं, वो हैं, और एक है ये बड़े बड़े सिंगर्स के गाए हुए, बड़े बड़े कंपोजर्स के बनाए हुए गाने, ठीक है ना, वो लाइव स्टेज पर गाना, राइट। फॉर मैटर शंकर जयकिशन और लक्ष्मी जी, प्यारे जी और पंचमदा या दादा बर्मन, आई मीन देयर इज अ होल होस्ट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स। जब आप स्टेज पे गाते हो तो किस तरह का रिस्पांस आप एक्सपेक्ट करते हो, या और किस तरह का रिस्पांस आता है ऑर्केस्ट्रा में खास तौर पे? मैं आपको दिल से बताऊं, कुछ लोगों को पुराने गाने पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नए गाने पसंद आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुराने गानों का नॉस्टैल्जिया इतने सालों के बाद भी अभी जो कायम है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट वी कैन टॉक अगेंस्ट इट। मतलब
टेस्ट ऑफ टाइम जिसे कहते हैं वो इन गीतों के साथ बनता है। तो आज भी आप 60 साल पुराने गाने, 70 साल पुराने गाने, राइट, और कई बार लोग कहते हैं पुराने गाने नए गाने, आई थिंक ये डिफरेंशिएशन करना भी थोड़ा गलत होगा, क्योंकि गानों की एज नहीं होती। आज भी अगर आप आज की जनरेशन को बताएंगे अजीब दास्तां है ये, लग जा गले, या किशोर दा के ओ मेरे दिल के चैन, तो ये गाने ट्रूली टाइमलेस है। तो ये एज के साथ इनका जो मैजिक है वो कम नहीं हुआ है, एंड फॉर दैट वेरी रीजन आज भी लोग टिकट खरीद के ऑडिटोरियम के अंदर आते हैं और उन गानों को लाइव सुनना चाहते हैं। आई थिंक दैट शोज हाउ मच पीपल लव दिस म्यूजिक। अजय जी, मैंने कई बार देखा है कि ऑडियंस शो के बाद आपके पास आती है और कहती है यार ये गाना बड़ा अच्छा प्ले किया, जैसे होठों पे ऐसी बात में वो गाना है, उसका जो कोड़ा है ना, कोड़ा बोलते हैं ना उसको, कोड़ा जो क्लाइमेक्स होता है, एंड आखिर जो होता है जो कोड़ा बोलते हैं। और मैंने कई बार देखा है क्या होता है, म्यूजिक कंडक्टर जो है ना या सिंगर को इशारा करता है कि अब ये गाना क्लोज करना, तो ऐसे ऐसे इशारा करते हैं कुछ, हाँ कोड़ा आ गया, अभी कोड़ा मतलब नाउ क्लोज करना है गाने को हमें। सो ऑडियंस कई बार आके इतनी बारीक चीजें पकड़ती है कि यार आपने ये बड़ा अच्छा प्ले करा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऑडियंस ने बोला कि आपने 2 ही अंतरे गाए, तीसरा अंतरा क्यों नहीं गाया? बिल्कुल, ऐसा कई बार होता है। तो ऑडियंस को भी सुनने की जो आदत है ना, जो कांसेन कहते हैं हम, कि इतने सालों से ये गीत लोग सुनते आ रहे हैं, तो उनको लिटरली सारे पीसेस याद है। मतलब अगर आप आवारा हूँ बजाएंगे तो आवारा हूँ तो लोग बोल उठेंगे टा, मतलब उसके बिना वो गाना कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो सारे पीसेस लोगों को जुबानी याद है। तो आपने जो बताया वो बात सही है, दूसरा अंतरा गा दिया, एंड कुछ लोगों को तीसरा अंतरा जो है वही तो अच्छा था, वो आपने नहीं गाया, तो ये वाली बात हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम ऐसा था कि 3 घंटे में हमको सब गाने इतने पेश करने हैं, तो हमको कभी 2 अंतरा करना पड़ता है, कभी मेलोडीज करते हैं तो मेलोडीज करते थे तो एक अंतरा लेते हैं, टाइम लिमिट है ना, वही प्रॉब्लम होता है। हाँ, मतलब 3 घंटे के अंदर सारी चीजें आपको करनी है, हमको गाना करने हैं। राइट। सिटी का ऑर्केस्ट्रा में अजय मदन जी हमारे साथ हैं, सागर सावरकर जी हमारे साथ हैं। आपने इतना टाइम दिया, हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत लुत्फ उठाया हमने। और जो गायकी है जो आप लोगों ने प्ले किया साथ में, हालांकि ऑर्केस्ट्रा तो बहुत बड़ी टीम होती है, लेकिन यहाँ पर ये टू मैन आर्मी जो है उसी ने कमाल कर दिया है। सो नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सिटी का ऑर्केस्ट्रा में ऐसी कुछ और बड़े धुरंधर कलाकारों को हम आपके पास लेकर आएंगे, कल भी आज भी आरजे गौरव के साथ। मैं तो यार यही बोलता हूँ, है ना। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।